हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विद मुकेश सर। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है ना। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं राष्ट्रपति से संबंधित जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब हम आज पूरा राष्ट्रपति को ही पढ़ डालेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर पढ़ लिए और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं। पूरा हम डिटेल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यानी यहाँ से पढ़ने के बाद एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये तो मेरा गारंटी भाई है, क्योंकि मैं यूपी पीसीएस लेवल तक इसको लेकर के चल रहा हूँ। अच्छा खासा लेवल इसका रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति को किस भाग में रखा गया है, मतलब किस भाग के तहत राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, तो आप अनुच्छेद तो जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, भाग 5 के तहत राष्ट्रपति का वर्णन है, ठीक है ना। और भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ है, ठीक है। और संघ का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक भाग 5 में संघ का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है, देखिए, सभी देश में आमतौर पर दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। कौन कौन सी होती है, हम आगे देखते हैं। देखिए, पहला होता है संसदीय व्यवस्था। देखिए, पहला होता है संसदीय व्यवस्था और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ठीक है। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका है, देखिए, संसदीय व्यवस्था की कार्यपालिका। हम थोड़ा सा तेज नहीं ना हो रहे हैं, बताइएगा आप। संसदीय व्यवस्था की कार्यपालिका संसदीय विधायिका के अधीन होता है, ठीक है ना। संसदीय व्यवस्था की कार्यपालिका संसदीय विधायिका के अधीन होता है। अब हम पढ़ेंगे संसदीय व्यवस्था क्या होता है, किसे क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, सारा कुछ एक ही जगह, ठीक है। देखिए, अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो इसे कैबिनेट व्यवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कैबिनेट व्यवस्था भी बोलते हैं। किसको, संसदीय व्यवस्था को। इसे मेरे भाई उत्तरदायी व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। इसे उत्तरदायी व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन से लिया गया है, ओके। चलिए, भारत के अलावा और किस किस देश में संसदीय व्यवस्था है, आइए हम देखते हैं। देखिए, पहला तो हो गया भारत ही, ठीक है ना, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा जापान, कनाडा देश, इन देशों में संसदीय व्यवस्था है, ओके। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भारत की संसदीय व्यवस्था, ठीक है। तो देखिए, इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। अब हम समझेंगे कार्यपालिका के बारे में, इसका काम क्या होता है, ठीक है। कार्यपालिका का काम क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, देश के संविधान के अंतर्गत रहते हुए संसद के द्वारा बनाए गए नियमों पर कार्य करने वाले कार्यपालक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि मेरे भाई विधायिका किसे कहते हैं। तो देखिए, विधायिका होता है क्या चीज़, समझिएगा। यह देश के लिए कानून का निर्माण करता है, ठीक है। इसका काम होता है देश के लिए कानून का निर्माण करना, ओके। अगला पॉइंट है, देखिए, अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम तो सभी जानते हैं ना, ये देश के लिए न्याय करता है, ठीक है। क्या करता है, तो न्याय करता है। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं हम। देखिए, अगला पॉइंट है कार्यपालिका में निम्न लोग होते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 2 बार लिख दिए हैं हम, इसको मिटा देते हैं। कार्यपालिका में निम्न लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभी देखते हैं हम। देखिए, पहला तो है राष्ट्रपति। पहला कौन है, राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप। दूसरा होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और तीसरा होता है महान्यायवादी, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि कार्यपालिका में कितने लोग होते हैं, तो 3 होते हैं। अब 3 लोग का मतलब कि बस 3 आदमी नहीं होते हैं, 3 विभाग इसमें होता है।
जैसे पहला तो राष्ट्रपति हो गया, दूसरा प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद हो गया, और तीसरा महान्यायवादी हो गया। ठीक है ना। यह भारत की कार्यपालिका के अंग होते हैं। यह भारत की कार्यपालिका के अंग होते हैं। ओके, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल से। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है देखिएगा। राष्ट्रपति का उल्लेख है आर्टिकल 52 से लेकर के और 62 तक किया गया है। क्लियर है ना बात। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। नोटिस करिएगा आर्टिकल 52 अनुच्छेद का मतलब इंग्लिश में उसको हम आर्टिकल बोलते हैं। तो अनुच्छेद बोलना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम बार बार आर्टिकल बोल रहे हैं। वैसे अनुच्छेद भी हम बोल लेंगे, नो टेंशन। ठीक है। तो आर्टिकल 52 में क्या है समझिएगा। देखिए आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। क्या है? राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है ना। भारत के कार्यपालिका के ये प्रमुख होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है ना। और नोटिस करिएगा यह भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। अब प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर कि भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ और दे सकता है। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। ओके, अच्छा जी। अगला प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्न में से कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन सी कुछ और देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो भारत के कार्यपालिका होता है इसके जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। आपको देखिए हम याद करवाने के लिए इतना बोल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए और हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या है समझिए। देखिए भारत के समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। ठीक है ना। देखिए इस शक्ति का प्रयोग या तो राष्ट्रपति स्वयं करेंगे या फिर अपने द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद की सहायता से करेंगे। ठीक है ना। तो आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, इसका उल्लेख किया गया है। याद रहेगा आपको ना। चलिए अगला पॉइंट है अनुच्छेद 54। इसमें क्या है देखिए, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। ओके, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, ध्यान दीजिएगा लोकसभा के सदस्य, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य, वो भी निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके अलावा भी देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर नोटिस करिएगा आप, भारत के सभी राज्यों के, भारत के सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है ना। तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभा के सभी सदस्य। ठीक है ना। ओके, अगला हम देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में क्या है समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए आर्टिकल 55 में ना राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है कि तरीका क्या होगा इनका। देखिए ध्यान से, इनका तरीका बताया गया है। ओके, अब देखिए इसमें भाग कौन कौन लेते हो तो हम बता ही चुके हैं आपको ना। देखिए इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है ना। भाग कौन कौन लेते हैं तो एमपी लेते हैं और एमएलए लेते हैं। मतलब एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे हम और बढ़ते हैं। अरे भैया ये क्या हो गया हो, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा आप। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 56 के बारे में। आर्टिकल 56 में क्या है तो सबसे पहली बात कि आर्टिकल 56 में
कार्यकाल है। क्या है? तो आर्टिकल 56 में कार्यकाल है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का? तो 5 साल का होता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा आप, देखिए अगर राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे सकता है। और इस्तीफा वो किसको देगा? तो नोटिस करिएगा, इस्तीफा देंगे वो उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, यदि राष्ट्रपति का पद इस्तीफा या मृत्यु के कारण, किसी भी कारण मतलब खाली हो जाता है ना, तो उस पर कार्य कौन करता है? उस पर जो है कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति संभालते हैं। उपराष्ट्रपति पद को संभालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाय द वे अगर ऐसा हो, यदि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए या फिर किसी और कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रपति के स्थान पे, मतलब इनके स्थान पे कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है? तो देखिए, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के री इलेक्शन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है ना। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के री इलेक्शन के बारे में वर्णन किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? पुनर्निर्वाचन होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 58 के बारे में। आर्टिकल 58 में क्या है? चलिए सब कुछ देखिए। आर्टिकल 58 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में प्रावधान है। राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में प्रावधान है। अच्छा, योग्यता क्या क्या होना चाहिए? आगे बढ़ते हैं हम। पहला योग्यता है कि सबसे पहले जो भारत का राष्ट्रपति है ना, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता तो यही आपकी है। अच्छा जी, दूसरी क्या है? तो इसका जो उम्र है ना, वो कम से कम 35 साल तो होना ही चाहिए, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी योग्यता हो गई। तीसरी क्या है? तीसरी ये है कि यह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा योग्यता क्या है? यह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 इसमें क्या है? देखिए, इसमें राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताया गया है स्पेशल अलग से। ठीक है ना। इसमें राष्ट्रपति के वेतन के बारे में बताया गया है। अच्छा जी, तो इनका वेतन कितना होता है? इनका वेतन होता है 5 लाख रुपया पर मंथ। ठीक है। और यह कहाँ से दिया जाता है? तो देखिएगा ध्यान से, ये दिया जाता है भारत के संचित निधि से। ठीक है ना। ओके, अगला पॉइंट देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 60 के बारे में। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनके शपथ का उल्लेख किया गया है। चलिए आपसे हम 2 प्रश्न पूछते हैं। आप मुझे ये बताइए, किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है? पहला प्रश्न। और किस अनुसूची में वेतन और भत्ते का उल्लेख है? 2 प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताना। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये करते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए जरूरी है, याद रखना। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है अनुच्छेद 61। अगर हम अनुच्छेद 61 की बात करेंगे, तो यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, नोटिस करिएगा, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, तो अनुच्छेद 61 के माध्यम से महाभियोग ला करके इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग है। ओके, चलिए अगला पॉइंट ये है आर्टिकल 62 62। इसमें क्या हुआ? इसमें यह है कि राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति इनका कार्यभार संभालता है। ठीक है ना। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर जो उपराष्ट्रपति होता है ना, इनका कार्यभार संभालता है। ओके, यदि बाई द वे ऐसा हो, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तब कौन संभालेगा? तब संभालेंगे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न कैसे बनेगा? ऐसे प्रश्न बनेगा, आपसे सुनिएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत यह उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति पद पे न हो या फिर किसी वजह से राष्ट्रपति का वहाँ से यदि बाय द वे मृत्यु हो गया हो या फिर वह पद खाली हो गया हो,
तो कौन इनका कार्यभार संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो कौन संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। ओके, चलिए। और यह कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है, देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ सकता है कि भारत में 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राष्ट्रपति की होती है। अच्छा जी, देखिए, यहाँ पर 2 प्रश्न बनता है। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति हो तो सही होगा, वरना भारतीय संविधान छोड़िए, मतलब जिससे जो मौलिक अधिकार होता है ना, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो राष्ट्रपति की है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की भी है, दोनों सही है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 71। इसमें क्या है, देखिएगा ध्यान से। अनुच्छेद 71 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद पर आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है। देखिए, भारत के भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद पर जो अंतिम फैसला है ना, वो कौन देगा? तो सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है। संसद में लाए गए किसी भी विधायक यहाँ पे देखिए, विधेयक होना चाहिए भैया, विधायक थोड़ी होना चाहिए। यहाँ पर विधेयक होना चाहिए, मतलब संसद में लाए गए किसी भी विधेयक या बिल पर जब तक राष्ट्रपति अनुमति न दे तब तक वह लागू नहीं हो सकता है। यह किस में है? तो आर्टिकल 71 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और आर्टिकल 71 में और क्या है कि निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद पर जो अंतिम फैसला है वो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है, देखिएगा, अनुच्छेद 123 में क्या है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 123 में क्या है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है ना। आइए हम आर्टिकल 72 की बात करते हैं। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, आप सब लोग जानते हैं। चलिए, और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपातकालीन शक्तियां किसके पास होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास होती हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 352 में क्या है, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? तो यदि कोई युद्ध हो जाए या फिर आंतरिक अशांति, देखिएगा, या तो कोई युद्ध हो जाए या फिर वह आक्रमण हो जाए या फिर भारत के अंदर आंतरिक अशांति हो। इस कंडीशन में अनुच्छेद 352 लगता है। और यह अब तक 3 बार लग चुका है। कब कब लग चुका है, देखिएगा। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है, ठीक है ना। इसका किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो 352 में इसका उल्लेख किया गया है। किस कारण से लगता है, तो आंतरिक अशांति या फिर कोई बाह्य आक्रमण या फिर युद्ध, इसकी वजह से लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। ओके, देखिए, अब तक ये 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है वो देखिएगा। देखिए, 1962 में लगा है। उस समय क्या हुआ था, चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था और इसमें चीन जीत गया था, ठीक है। भारत उस समय हार गया था। अगला पॉइंट है 1971। तो 1971 में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था और उस समय क्या हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। और अगला लगा था 1975 में। तो 75 में क्या हुआ था, इसमें आंतरिक अशांति था और कुछ नहीं था, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। क्या है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और अगला हम बात करेंगे अनुच्छेद 360 की। तो इसमें वित्तीय आपातकाल का बात हुआ है, वित्तीय आपातकाल का बात हुआ है। और अनुच्छेद 360 अब तक नहीं लगा है, ये भारत का सौभाग्य है। चलिए, तो खत्म हो गया, मतलब इससे ज़्यादा आप क्या ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। और हो सके तो आप क्लास को एक बार, जैसे देखिए, पढ़ने का तरीका क्या होता है,
पढ़िए आप ऐसे, आप पढ़ते जाइए और इस पीडीएफ को हम इस फॉर्म में रेडी किए हैं कि आप इसको पढ़ते जाइए प्लस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? और जब दूसरी बार रिवीजन कीजिए तो उसी को पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट को। ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि हम जितना तेज़ पढ़ा रहे हैं, तेज़ का मतलब है कि थोड़ा-सा स्पीड तो है ना, अब लिख कर थोड़ी पढ़ा रहे हैं कि स्लो पढ़ाएँगे। सारा कुछ हम मैटर रेडी करके पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्पीड तो रहेगा ना। तो बस 1 से 2 बार देखेंगे ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। तो मेरे भाई, अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।